Welcome to the video lecture series of the chapter gravitation. हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से इन डेप्थ इस वीडियो सीरीज में पढ़ने वाले हैं। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसके पीछे ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि हम इस अर्थ के ऊपर चल सकते हैं ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस अर्थ पे रेनफॉल, एटमॉस्फेयर, ये कंसेप्ट है, ये भी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो आइए देखते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें हमारे डेली लाइफ में कैसे सपोर्ट करता है। बट उसके पहले हम एक कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जो कंसेप्ट सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करता है, और इस चैप्टर में वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दैट कंसेप्ट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। The centripetal force. इस पर्टिकुलर फोर्स के नेम को अगर आप देखोगे, सेंट्रीपिटल, सेंट्री मींस सेंटर, पिटल मींस सीकिंग, सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द axis of rotation or center of curvature is called as centripetal force. ठीक है, इसका जो यूनिट है, the unit is न्यूटन because it is a force. ठीक है, और न्यूटन के सेकेंड लॉ को अगर हम अप्लाई करेंगे तो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज द कार, दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोटेशन। इवन यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे सन और यहाँ पे अर्थ, तो अर्थ के ऊपर का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ध्यान में आया? तो इस तरीके से वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है। अगर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करना है तो वी कैन यूज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, ठीक है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर F इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ac इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज द रेडियस। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर फोर्स जो सेंटर सीकिंग फोर्स है, इसी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अ कर्व पाथ टू फ्लाई अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जब ट्रैवल करता है तो उसका एक टेंडेंसी रहता है कि वो सर्कुलर पाथ से फ्लाई अवे होना चाहता है, वो सेंटर से दूर जाना चाहता है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज डिफाइंड बाय द साइंटिस्ट हाइगन। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स वो तो हमने देखा, द फोर्स दैट कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ और कर्व पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज डिफाइंड बाय न्यूटन। ठीक है, अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव रहेगा बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, द डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस ऑफ द कर्व पाथ but from center towards the object. Means suppose this is the circular path, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इधर से इधर, मींस ये आपका सपोज सेंटर है, इस सेंटर से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। The centripetal force is again directed along the radius of the circle, but from the object towards the center. Means यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इधर से सेंटर की तरफ। ठीक है, ध्यान में आ रहा है? अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज जस्ट द इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, whereas the centripetal force is the real force. ठीक है,
अब एग्जांपल के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में मड फ्लाइंग ऑफ द व्हील टायर मींस रेनी सीजन में आप ऑब्जर्व करो, जो आगे की व्हीकल रहती है उसके व्हील टायर से जो मड रहता है वो क्या होता है, फ्लाई ऑफ होता है। एंड फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द प्लैनेट इज द बेस्ट एग्जांपल। अब हम बढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जो इस पर्टिकुलर चैप्टर की एक्चुअल जान है। वो कंसेप्ट है ग्रेविटेशन। हमारी अर्थ जो है वो, अगर हम अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को वो टुवर्ड्स सेंटर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। मींस द अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स center, and the force with which the earth attracts those objects is called as gravitational force or the gravity। ठीक है, अब ये जो gravitational force है अलग अलग phenomena के लिए रिस्पॉन्सिबल है। It holds the atmosphere for the rainfall, then for the flow of waters in the river, and it keeps us firmly on the ground। मीन्स हम उसी वजह से ग्राउंड पे चल सकते हैं, अर्थ पे चल सकते हैं। अब ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना न्यूटन के ध्यान में कैसे आया? तो एक दिन सर आइजैक न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, सडनली उनके सिर के ऊपर एक एप्पल गिर गया और उन्होंने सोचा कि ये एक्टिविटी हुई क्या और कैसे हुई। तो इस पर्टिकुलर एप्पल फॉलिंग एक्टिविटी के पीछे के साइंटिफिकल टर्म को जब उन्होंने सर्च किया तब उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट वहां पे स्टेट किया और वो स्टेटमेंट था, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे को एक सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, एंड द फोर्स विद व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ठीक है, और अब आपको मैं बताता हूं, ये पर्टिकुलर स्टाइलस, दिस बोर्ड, दे बोथ आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। द बोर्ड एंड मी, हम दोनों के बीच में भी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। ये पेन एंड अर्थ, इसके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स। फिर आप ऐसे बोलोगे, सर फिर ये मूविंग क्यों नहीं दिख रहा है? अट्रैक्शन है ना, बराबर है। तो if the masses of the object are small, then the gravitational force between them is very small। ठीक है, and if one of the object is very big, then the gravitational force is much larger। ठीक है, and अब हम बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। ये क्या है सर? आइजैक न्यूटन इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, बिकॉज अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंटिस्ट के लाइफ के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन, ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड। ठीक है, ही गेव हिज लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इन द फेमस बुक प्रिंसिपिया, जिसे प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, और न्यूटन ने जो उसकी पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी थी वो मैथमेटिकली केपलर्स के लॉ से क्या की, डिराइव की। ठीक है, और न्यूटन ने अलग अलग एरियाज में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया है, जैसे कि लाइट, हीट, साउंड। ठीक है, मैथमेटिक्स, इवन ही इन्वेंटेड वन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलस, एंड इट इज हेल्पफुल फॉर वेरियस डेरिवेशन एंड कैलकुलेशन इन द सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, आया ध्यान में। अब आएंगे हम एक और अनदर फेमस साइंटिस्ट की तरफ, जिनका नाम है जॉन्स केपलर, जिन्होंने केपलर्स प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज वहां पे पुट अप किए, और वो 3 लॉज की वजह से हम सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स की मोशन होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो केपलर जो थे वो जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे और एक मैथमेटिशियन थी। ठीक है, उन्होंने सबसे स्टार्टिंग में टाइको ब्राहे के साथ वर्क किया। ये जो टाइको ब्राहे था वो एक फेमस प्लैनेटरी मोशन की स्टडी करने वाला पर्सन था, और उन्होंने बहुत सारे मैप्स कंस्ट्रक्ट किए थे। आफ्टर टाइको ब्राहे
केपलर ने टाइको ब्राहे के जो प्लैनेटरी पोजीशन के ऑब्जर्वेशन थे उनको यूज किया और उसे यूज करके जो लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन है उन्हें उन्होंने डिराइव किया। ठीक है, केपलर ने जो सैटेलाइट की मोशन है अराउंड द प्लैनेट उनको भी उन लॉज से एक्सप्लेन किया, अलग अलग बुक्स उन्होंने लिखे। ठीक है, और उन्हीं का ये जो वर्क है वो न्यूटन ने आगे चल के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के लिए क्या किया, यूज किया। ठीक है, अब देखते हैं केपलर्स के लॉज। द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये लॉ क्या बोलता है, सपोज कंसीडर अ प्लैनेट P and consider that the sun is at one of the foci of the ellipse. Then the law states that the planet move in elliptical orbit around the sun with sun is at one of the foci of the ellipse. Ellipse जो रहता है उसे दो फोकाई रहते हैं F1 and F2. It is the special case of a particular geometrical shape that is called as circle. सर्कल की एक स्पेशल केस है। और सपोज इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम हिंदी में उसे समझना चाहे तो प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है। और उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकाई के जगह पे कौन प्लेस है, सन। ठीक है, आया आपके ध्यान में? इसी वजह से फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अब एक चीज पर्टिकुलर इलिप्स के बारे में आप ध्यान में रखो कि इलिप्स जो है एक कर्व है जो कोन से लिया गया है। ठीक है, व्हेन अ कोन इज कट बाय इंक्लाइंड प्लेन, मींस यहां पे आप देखो ये कोन इंक्लाइंड प्लेन से जब आप कट करोगे तो यहां पे ये क्या बन गया, इलिप्स बन गया। ठीक है, ध्यान में आ रहा है आपको? उसके बाद इट हैज टू फोकल पॉइंट्स जिसे हम फोकाई बोलते हैं, F1 F2, और सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। मींस यहां पे अगर आप देखोगे मैंने A, B और C ऐसे तीन पॉइंट्स लिए हैं, तो AF1 दिस इज द AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2 is equal to CF1 CF2। ये हर एक पॉइंट के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यही जो कांसेप्ट है ये हमें आगे के दो लॉज में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आइए देखते हैं द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ जो है केपलर का उसे लॉज ऑफ एरियाज और लॉ ऑफ एरियाज से बोला जाता है। ये लॉ क्या स्टेट करता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मींस सपोज दिस इज द सन, ये C, अब यहां पे ये जो लाइन है, ठीक है, AC, और यहां पे A डैश C डैश और इधर CB और इधर CB डैश। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है जो प्लैनेट को और सन को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, वो लाइन इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल क्या करती है, स्वीप करती है। मींस द एरिया ACB, दिस पर्टिकुलर एरिया ACB is equal to area A dash CB dash। ये पर्टिकुलर, ठीक है। अब ये होता कैसे क्या है, तो ये एक कंसेप्ट की वजह से हो रहा है, बिकॉज द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, देन द प्लैनेट इज मूविंग फास्टेस्ट। मींस सन के नजदीक आने के बाद प्लैनेट फास्ट मूव कर जाता है, एंड एज द प्लैनेट इज फास्टेस्ट मींस दूर जैसे ही वो प्लैनेट जाता है इट मूव्स स्लो। ठीक है, इस वजह से ये एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। केपलर का थर्ड लॉ जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है, ये लॉ क्या स्टेट करता है, द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन
is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun. What is mean by mean distance? तो अब आप देखिए ये क्या हो गया मीन डिस्टेंस, ठीक है। तो thus if r is the average distance of the planet from the sun and t is the time period, then t square upon r cube is equal to constant, or t square is directly proportional to r cube, ठीक है। ध्यान में आया, t square upon r cube is equal to constant। तो होप सो आपको ये सभी कंसेप्ट ध्यान में आए होंगे। अगले वीडियो में हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉज के कंसेप्ट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप बीएन डिजिटल स्मार्ट कोचिंग का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर वो डाउट्स हमें पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप हमारे पर्टिकुलर फैकल्टीज के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।